अच्छा, देखिए वो उनको समझ में आ गया कि संविधान जो है ऐसा मुद्दा है जिस पर इस पूरे मुद्दे को जोड़ा जा सकता है और पॉलिटिकल उसको एक बार और गेन लिया जा सकता है, उस बात को वो कर रहे हैं। आर्थिक मुद्दे पर तो वो कह सकते हैं भाई प्रधानमंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री जिम्मेदार हो सकते हैं लेकिन संविधान नहीं मान रहे, इसलिए प्रधानमंत्री महंगाई हो गई है। हाँ, कि संविधान में यकीन नहीं रखते इसलिए महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी ये, लेकिन अब वो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। और देखो आप ही अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, यदि बहुत सारे लोग समझ चुके होते तो बदल जाती ना पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की। मतलब नहीं समझ में आ रही उनकी बात, अब नहीं आ रही समझ में तो। अरे फिर अब वो अड़ भी जाते हैं राहुल गांधी जी। कल उन्होंने कहा गद्दार हैं प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, आरएसएस। फिर उन्होंने कहा कि ये जब बीजेपी वालों के बयान आने शुरू हो गए तो इन्होंने बताया कि जी इनका स्टेटमेंट आ गया, बीजेपी प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आ गया, सारे मंत्री बोलने लग गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं मुझसे माफी मांगो। अब वो अचानक तैश में आ जाते हैं। हाँ। अचानक ही उनकी पिच बढ़ जाती है, मतलब उनको लगता है कि ये मतलब ये मेरा मौका है। फिर वो जो जोर जोर से कहने लगे मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। सुनिए। मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह सही बात है, गलत बात है? तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता। वैसे इस पर उन पर एफआईआर करने की कोशिश भी हो रही है, खैर वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां जब ताली बज जाती है तो राहुल जी खुश हो जाते हैं। उससे आगे क्या? मैं बार बार एक बात कहता हूं, अखिलेश यादव की बात कहता हूं। जब वो विधानसभा का चुनाव हारे तो उसके बाद उन्होंने कहा था ये मेरी जनता जो मेरी रैलियों में आती थी, लाखों लोग, वो कौन लोग थे? कौन लोग थे? मुझे तो लगता था मेरे वोटर हैं, मेरी सभा में आते थे, ताली बजाते थे, और नतीजा क्या हुआ? अब राहुल जी, लेकिन राहुल जी फिर वहां तैश में आ जाते हैं। जी त्रिपाठी जी, कोशिश संविधान के जरिए क्या है? नहीं, कोशिश संविधान के जरिए तो वही है। एक वो मेजर ब्राउन की स्टोरी हमने पढ़ी थी, कहानी, कि वो गांव में घूम रहा था, जलेबी बड़ी बढ़िया दिख गई। अब चूंकि गोहाना की जलेबी की बात हो गई तो थोड़ा तो जलेबी की कहानी बतानी पड़ेगी। जलेबी बढ़िया दिखी तो पहुंचा, वो जलेबी छन रही थी, उसने खाया, कहा बड़ी शानदार है। उसने कहा सब अच्छा है, लेकिन एक चीज बताओ तुम, इसमें रस कैसे डालते हैं? कैसे रस डालते हैं? इंजेक्शन से डालते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो उसने कहा ये राज की बात है। जो अब दरअसल क्या है ना कि राहुल गांधी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि जलेबी में रस जाता कैसे है। भारत से पूरी तरह से कटा हुआ, पूरी तरह से भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ, भारत की जनता से अनभिज्ञ, क्योंकि जब वो कहते हैं ना, उस समय चल गया, उस समय कई लोग कुछ बोल रहे थे तो समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आ रहा था और संविधान का सम्मान मोदी ने नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इकोनॉमी डेड, हमने भी कहा इकोनॉमी डेड, संविधान का सम्मान मोदी ने नहीं किया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ रही हैं, लेकिन मोदी ने संविधान का सम्मान नहीं किया, इसलिए बेरोजगारी हो गई। तो जनता क्या कहेगी? कहेगी भाई साहब आपका कुछ निजी मसला है, उसको आप सल्टा लो। हमें तो जितनी चीजें दिख रही है वो बहुत साफ साफ दिख रहा है, हमारी जलेबी में रस है और बिना इंजेक्शन के है, आर्टिफिशियल नहीं है। राहुल गांधी पूरी तरह से आर्टिफिशियल पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसका कोई, अरे सर प्रोफेसर साहब आ गए। अरे आप बीच में वाक्य तो पूरा कर लीजिए। प्रोफेसर साहब स्वागत हो गया। आप तो प्रोफेसर साहब आ गए तो सर स्वागत है, आप अच्छे मौके पे आए। राहुल गांधी के बाद में अखिलेश यादव की बात करने वाला था। अच्छा अखिलेश, राहुल गांधी ने संविधान निकाला हुआ है, फिर वो संविधान को मुद्दा यूपी में बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, 24 में जो हुआ उसके बाद। अखिलेश यादव ने आरक्षण को जोड़ा उसके साथ। अखिलेश यादव की पिच क्लियर पिच है, लेकिन मैं ये कहूंगा, प्रोफेसर साहब आए, मैंने इसलिए कहा कि सही मौके पे आए, उन्होंने शिक्षा भर्ती वाली बात उठाई। उन्होंने कहा ये बताओ कि ये शिक्षा भर्ती में
कितनी भर्तियां हुई ओबीसी समाज की? 27% आरक्षण उनका है, और एससी समाज की उनका कितना 21% है शायद। तो कितनी भर्ती हुई, कितनी होनी चाहिए थी, और कितने की चोरी हुई, ये वो डेटा के साथ बता रहे थे। कल उन्होंने वो पीडीए की बुकलेट निकाली है आरक्षण के ऊपर, उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो जिसमें वो अभी वो बोल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण का हक बीजेपी लूट रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी का आरक्षण 27%, मिला 3.86%, लूट हुई 23.14%। वहीं एससी को आरक्षण जो संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए वो है 21%, उनको आबादी के हिसाब से मिला है। जो एससी वर्ग में आबादी के हिसाब से आरक्षण है वो 21% है। जो उन्हें मिला है 69,000 की भर्ती में वो है 16.2%। इनके आरक्षण की लूट हुई है 4.8%। 20,000 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीए वर्ग की जो सबको मिलाकर के लूट का आंकड़ा बनता है लगभग 20,000 लोगों का, सीटों का। अब यह प्रोफेसर साहब बताएंगे ये आरोप कितना सच है। बीजेपी ने इस आरोप को गलत बताया है और ये कहा है कि जो भी भर्तियां होती हैं उच्च पदों पर शिक्षण संस्थानों में, वो उसके मानक बने हुए हैं और वो मानक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तय किए हुए हैं। उन्हीं के आधार पर भर्ती होती है, या जहां नहीं हो पाती है उसको कहा जाता है नॉट फाउंड सुटेबल, तो वो एनएफएस कहा जाता है। तो अभी फिलहाल उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया हुआ है और राहुल गांधी ने संविधान का। देखिए, एक शिक्षक भर्ती से संबंधित एक हमारा तो मॉडल है, कम से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू दो। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब 5,000 से ज़्यादा भर्तियां हुई होंगी, 5,000 से ज़्यादा। फिर आप चौंकिए मत। जब तक कोई बहुत ऐसी स्थिति ना बन जाए कि आपका कैंडिडेट एकदम ही खराब है, जो लगता है कि ये संभाल नहीं सकता है क्लास, अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ऑफ द एक्सपर्ट। और जो एक्सपर्ट कमेटी जहाँ पर बैठती है वहाँ पर ओबीसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहाँ एससी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहाँ एसटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये देखने के लिए कि कोई इसमें जिसे कह सकते हैं गलती न किया जाए, जानबूझ करके बदतमीजी उनके साथ नहीं किया जाए, बातचीत से नहीं किया जाए, और जानबूझ करके जो आप कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना हो। ऐसा ना हो कि उनके साथ भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाता है उस वर्ग के लोगों को, उस वर्ग के, ये मैंडेटरी है। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये मैंडेटरी है। और जब होते तो 11 लोग होते हैं, उसमें मैं कह रहा हूं हायर एजुकेशन के लिए। एनएफएस क्या होता है? तो नॉट फाउंड सुटेबल। और मैं आपको बताता हूं, जब हम सिलेक्शन कमेटी के एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे तो उस समय भी एनएफएस हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी नॉट फाउंड सुटेबल हुआ था। मैंने जनरल कैटेगरी वाला जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें भी हमको कोई अच्छा नहीं मिला तो उसको नॉट फाउंड सुटेबल हो गया। जनरल कैटेगरी में भी नॉट फाउंड सुटेबल होता है। अब जब मुद्दा आपको बनाना है, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि 2024 के चुनाव में हमने संविधान, आरक्षण और ये सब करने के बाद है जो है वो हमको एक सक्सेस मिल गया, उनको झलक एक मिल गई। अखिलेश यादव को भी लगता है कि इसे संविधान दिखा दिखा करके और खटाखट राहुल गांधी का खटाखट वाला जो है वो चल गया, तो उसी का प्रयोग ये दोबारा ये उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं।